हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि होगा टीचिंग एबिलिटी से, शिक्षण अभिरुचि से। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि प्री बीएड और प्री डीएड का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गया है। 17 जून को जो संभावित है आपको एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। आपके प्री बीएड और डीएड में हो सकता है घुमाकर प्रश्न पूछा जाए, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑप्शन को कभी प्रश्न बना दिया जाता है और प्रश्न को ऑप्शन बना दिया जाता है, ऊपर नीचे कर दिया जाता है, इसलिए ज़रूर ध्यान देकर पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया है, किसने दिया है? तो देखिए ऑप्शन सी, R.W. टेलर द्वारा ये कथन दिया गया है। जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे से संबंधित प्रश्न जो है आपके प्री बीएड में और डीएड में पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में ये शामिल है। तो प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर, गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। तो कथन किसने दिया है? तो R.W. टेलर ने दिया है। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें खाली स्थान से दी जाएगी, मतलब आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, मतलब सतत मूल्यांकन की ही बात की गई है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक निरीक्षक को, मतलब एक शिक्षक निरीक्षक होता है, तो निरीक्षक को चाहिए कि वह समय से पर निरंतर रूप से बच्चों को उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी रखें, वे किस प्रकार कर रहे हैं उसके संदर्भ देते रहें। ऐसा करने से बच्चे अपने कार्यों को बेहतर दिशा में करने में सफल होते हैं। तो एक निरीक्षक भी बनना है, मतलब देखना भी है और उसका समाधान भी करना है। अगर कुछ गलती होता है तो सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से उसमें ध्यान देना चाहिए एक शिक्षक को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? मतलब सक्षम नहीं, अक्षम है सीखने में, तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन बी, उसकी अक्षमता पर किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। मतलब पहले उसके जानेंगे कि वो किस प्रकार से सीख नहीं पाता, उसमें क्या कमी है, फिर उसको जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ये संबंध नहीं है। ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, बिल्कुल ये जो है शामिल है इसमें। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना और परीक्षाओं में लचीलापन, तो ये तीनों जो है शामिल है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को NCF बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, याद रखिएगा 2005। NCF 2005 बोला जाता है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, याद रखिएगा। तो इसमें जो तीन तो है शामिल हैं, ऑप्शन बी, सी, डी, लेकिन ये शामिल नहीं है कि विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है, आपको बताना है, तो उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। भाषाई विकास के लिए जरूरी है ये तीनों। कक्षा में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो देखिए कक्षा में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए बैठक व्यवस्था। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कक्षा में बैठने की व्यवस्था कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक छात्रों को अधिगम का अवसर उपलब्ध हो सके, सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। आपको उपयुक्त जो आंसर है उसको देखकर आपको आंसर देना है। जैसे रोज एक जैसी, अब एक जो छात्र है वो सामने में बैठता है हर दिन, एक छात्र पीछे में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जगह चेंज होते रहना चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, ये भी गलत है। इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत न कर सके, ये भी गलत है। तो ये हो कि गतिविधि के अनुरूप हो। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसी सामान्य मानसिक क्षमता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों को समझता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य कि वह कोई व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों को समझता है, याद रखिएगा अंतर्वैयक्तिक।
और एक आता है अंतः वैयक्तिक, जिसे बोलते हैं इंट्रा इंटेलिजेंस। अंतर्वैयक्तिक में कोई व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों को समझता है और अंतः वैयक्तिक में स्वयं को समझता है। याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की, प्रबंधक की। तो देखिए, सुगमकर्ता की, किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए एक सुलभ रास्ता सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। तो प्रारंभ से ही शिक्षक शिक्षण पद्धति में विद्यालय की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति रहा है, किंतु उसकी भूमिका समयानुसार बदलती रही है। आज के समय में शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। सुगम मतलब किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करते हैं तो सुगम मार्ग का चयन कराना और आसान भाषा में छात्रों को ज्ञान प्रदान करना। तो सुगमकर्ता की आज भूमिका है अब के वर्तमान समय में शिक्षक के। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज़ गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसी स्थिति में यह बेहतर होगा कि तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने के लिए ली जाए। मतलब जो तेज़ गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनकी सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने के लिए ली जाए। मतलब साथ साथ पढ़ाई की बात की जा रही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वाले को दंडित करता है, उदासीन है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सके। तो देखिए, सकारात्मक उत्तर को लेना है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं। तो ऑप्शन सी किलपैट्रिक। याद रखिएगा, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। इस विधि का मूल उद्देश्य बच्चों में नियंत्रित विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा ऐसे कौशलों को विकसित करना है जो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े हो। याद रखिएगा, प्रयोजन विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जीवन की वास्तविक परिस्थिति से जुड़े हो, विभिन्न क्रियाकलाप द्वारा ऐसे कौशलों को विकसित करना जो उनकी जीवन की वास्तविक परिस्थिति से जुड़ा हुआ हो। तो किलपैट्रिक ने दिया है प्रयोजन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ये तीनों जो है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 उपकरण हैं। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था कितनी सफल रही है। इसकी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन प्रक्रिया के जो है सोपान है, मतलब चरण है। याद रखिएगा, सोपान मतलब चरण होता है, उसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में उद्देश्य होता है, अधिगम होता है, मूल्यांकन के उपकरण शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो देखिए, मित्रतापूर्ण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कक्षा में अधिगम प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि कक्षा का वातावरण मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, इंजीनियरिंग। कठोर शिल्प उपागम जो है इंजीनियरिंग सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद कर लीजिएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो देखिए, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। किशोर अवस्था की उम्र होता है 12 से 18 वर्ष। याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये जो है पूछा जा सकता है प्री बीएड में और डीएड में। किशोर अवस्था की उम्र 12 से 18 वर्ष। किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, मतलब आगे बढ़ता है। इस अवस्था में बालक सामान्यतः शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। देखिए, शैशवावस्था होता है 0 से 2 वर्ष। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था
6 से 12 वर्ष और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 18 से ऊपर आप मान लीजिए। शैशवावस्था जब बच्चा 2 साल तक का होता है, 2 से 6 वर्ष जिसे पूर्व बाल्यावस्था, जिसे खेलने की अवस्था बोला जाता है। 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था होता है, इसको स्कूल अवस्था बोला जाता है। 12 से 18 अवस्था इसे तूफान एवं संघर्ष का काल बोला जाता है, याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर से एक बार बता देता हूँ। शैशवावस्था जो होता है बच्चे का, वो होता है 0 से 2 वर्ष। पूर्व बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष। और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों को में मतलब कितने को बोला जाता है, आपको या बोला जा सकता है कि पूर्व बाल्यावस्था की अवधि क्या है, आयु क्या है, तो आपको इतना याद रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।